जय हिंद प्यारे साथियों, जोहार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम बात करने वाले हैं आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है झारखंड उत्पाद सिपाही। झारखंड उत्पाद सिपाही को लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले उसके जो भी नियमावली है उसको लेकर हम देखेंगे। सबसे पहले तो उसके बारे में हम देखेंगे, उसका प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, क्या उसका सिलेबस होने वाला है, कितने प्रश्न होंगे, और खोटा या तो और भी जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है रीजनल लैंग्वेज में, उसका सिलेबस जो है वो क्या है। उन सभी चीज़ों को हम एक एक करके सभी चीज़ों को देखते चलेंगे। तो झारखंड उत्पाद सिपाही, जैसे आप सभी को पता है कि ये फॉर्म पहले का ही फॉर्म था और यहाँ तक कि इसका एक एग्ज़ाम भी हो गया था, लेकिन बाद में इस जो है वो रद्द कर दिया गया था और फिर से इसका जो है वो फाइनल नोटिफिकेशन जो है वो निकाला गया है। हालांकि अभी भी इसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि विवाद का कारण बना हुआ है। जैसे आप JSSC CGL में आपने देखा होगा कि एज को लेकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें विवाद हुआ और फाइनली जो है वो एज को बढ़ा दिया गया और फाइनली कह सकते हैं कि उसका निर्णय जो है वो हो गया है। तो उसी तरह का विवाद कहीं ना कहीं झारखंड उत्पाद सिपाही में भी आपको देखने को मिल सकता है। और पिछली बार जितने भी बच्चों ने फॉर्म इसका भरा था, अगर जिसका एज जो है इस कट ऑफ को डेट पार कर गया है, वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा, ऐसा इसमें दिया गया है, जिसके कारण से कई छात्र असंतुष्ट हैं। और निश्चय ही इसमें जो है वो संशोधन किया जाना चाहिए कि जो पिछले बार फॉर्म भरे, एग्ज़ाम दिए, यहाँ तक कि उसका एक सिलेक्शन का कह सकते हैं कि चांसेस भी था, और अगर किसी कारणवश अभी अगर कहीं उसका एज नहीं हो रहा है उसके अनुसार से, कट ऑफ डेट के अनुसार से, तो उसको अगर कहीं फॉर्म नहीं भरने के लिए मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं खराब देख सकते हैं कि ये स्थिति जो है वो बहुत ख़राब होने वाला है वैसे छात्रों का। तो इस कारण से कहीं ना कहीं इसमें जो वो फिर से जो वो संशोधन करने की आवश्यकता जरूर है और जहां तक हमें उम्मीद है इसमें भी संशोधन जरूर किया जाएगा। जैसे आप सभी को पता है कि इसका जो फॉर्म भरने का डेट जो रखा गया है वो रखा गया है 25 फरवरी। 25 फरवरी से इसका जो है वो ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। 25 फरवरी से इसका ऑनलाइन जो है वो भरना, फॉर्म जो है वो भराना शुरू हो जाएगा। तो देखिए इसमें हो सकता है आगे अगर कहीं इसमें किस तरह से संशोधन होता है, ये देखने वाली बात होगी। आइए सबसे पहले एक एक करके हम सभी चीज़ों को हम देखते चलेंगे। आगे जो भी इसका प्रमुख चीज़ होगा उन सभी चीज़ों को हम देख लेंगे। सबसे पहले आइए महत्वपूर्ण चीज़ों को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्र संख्या 134 दिनांक 11/1/2022 द्वारा अग्रसारित उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के पत्रांक दिनांक 31/12/2021 द्वारा संसूचित उत्पाद सिपाही की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उम्मीदवार विवरणिका के विभिन्न कंडिकाओं में विहित शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट www.jssc.nic.in पर लॉगिन करके समर्पित किया जा सकता है। इसमें अगर बात करें परीक्षा शुल्क की, तो पिछला जो भरा गया था फॉर्म उसमें 1000 परीक्षा शुल्क रखा गया था, लेकिन फिलहाल इसमें जो वो संशोधन करके इसमें 100 रुपये जो है वो फी रखा गया है। इसमें खास उसके अलावा अगर बात करें SC/ST कैंडिडेट्स के लिए, तो उसको जो है वो 50 रुपये इसमें फ़ी देना है। आइए हम थोड़ा सा इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसको हम थोड़ा सा बात करेंगे। सभी चीज़ों को हम नहीं पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उन सभी चीज़ों को हम बता देंगे। और कई लोगों ने इसका नोटिफिकेशन पहले से पढ़ रखा होगा, लेकिन कुछ अगर नया चीज़ लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह का नोटिफिकेशन अगर आपके पास पहुँचे तो आप आसानी से उसका लाभ उठा पाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2018 में सम्मिलित हुए वैसे आवेदक जो इस विज्ञापन की शर्तों तथा शैक्षणिक योग्यता, निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताओं के अंतर्गत आवेदन देने के पात्र होंगे, वैसे आवेदकों को पुनः आवेदन देना होगा। यानी अगर आप पिछली बार फॉर्म भरे थे 2018 में, तो वैसे आवेदक को भी अगर उसकी जो भी विज्ञापन की शर्त है, जैसे शैक्षणिक योग्यता, इसमें बोला गया कि झारखंड से आपका मैट्रिक इंटर होना चाहिए, पहला शैक्षणिक योग्यता पहला तो ये है, 10वीं पास आपका होना चाहिए। निर्धारित आयु सीमा जो रखा गया है जनरल के लिए, अगर 25 साल रखा गया तो आपका एज 25 साल ही होना चाहिए। अगर 25 साल से एक दिन भी ज़्यादा होता है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ऐसा अभी फिलहाल के लिए इसमें रखा गया है। हालांकि इसमें देखने वाली बात होगी कि आगे इसमें संशोधन किया जाता है या नहीं किया जाता है, लेकिन कम से कम ये इसमें जरूर निर्धारित होना चाहिए कि जो पिछली बार कम से कम फॉर्म भरे थे उनको फॉर्म भरने के लिए मौका अवश्य देना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है।
तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जब आप उस सभी के पात्र होंगे वैसे आवेदकों को पुनः आवेदन देना होगा। इसके लिए इन्हें पुनः परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा, परीक्षा शुल्क आपको नहीं देना होगा, लेकिन फॉर्म आपको फिर से फिलअप करना होगा। परंतु उन्हें नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का निबंधन संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करना आवश्यक होगा। नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन के निबंधन संख्या एवं जन्म तिथि दर्ज नहीं करने पर परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य नहीं होगा। यानी कह सकते हैं कि आप पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर और जो भी डेट ऑफ बर्थ था वो आप डालेंगे तो आपका जो एग्जाम फी है वो नहीं लगेगा, लेकिन साथ ही साथ कंडीशन रखा गया है आप इसको फुलफिल करेंगे तभी। टोटल सीटों की संख्या अगर बात करें तो 583 इसमें टोटल सीट रखा गया है। जनरल के लिए 237, अनुसूचित जनजाति के लिए 148, अनुसूचित जाति के लिए आप ये देख सकते हैं सारा चीज़ यहाँ पे सीट का विवरण दिया है। टोटल 583 है। पिछली बार इसमें जब टोटल सीटों की संख्या 518 था, लेकिन इस बार सीटों की संख्या बढ़ा करके इसमें 583 किया गया है। आगे चलते हैं, अगला जो महत्वपूर्ण बात है उन सभी चीज़ों को हम देख लेते हैं। अगर बात करें यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि परीक्षा के लिए आवेदन देने से पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञप्ति पद की पात्रता के विषय में प्रकाशित सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद के नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं, क्योंकि आयोग मुख्य परीक्षा के बाद सफल अभ्यर्थियों के पात्रता से संबंधित प्रमाण पत्रों की जाँच करेगा। अगर बात करें इसके पे लेवल की तो अच्छा ये पे लेवल माना जाता है क्योंकि ये लेवल 2 का है। 19,900 से लेकर 63,200 तक इसका पे लेवल है। और इसमें देख सकते हैं संस्थान से किसी भी झारखंड के शैक्षणिक संस्थान से आपको मैट्रिक पास जो है वो होना अनिवार्य है। इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आप देख सकते हैं यहाँ पे मैट्रिक पास दिया गया था, तो इसमें ज़्यादा तो कुछ करना है नहीं, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन किया गया और जो जोड़ा गया है, नई चीज़ जो जोड़ा गया वो हाईलाइट किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभ्यर्थियों से उपरोक्त पद के विरुद्ध आवेदन पर प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक उक्त तालिका के स्तंभ 4 में अंकित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। उपयुक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा तथा परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। परंतु यह यहाँ के जो भी SC ST ये सब कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यह नियम और शर्त जो वो लागू नहीं होता है, ये भी यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। लेकिन जो जनरल OBC ये सब है, अगर वो कहीं बाहर से मैट्रिक या इंटर किए हुए हैं, यानी मैट्रिक यहाँ पे मांगा गया तो हम यहाँ 10th की बात करेंगे, अगर वो 10th एग्जाम जो वो झारखंड से नहीं किसी और स्टेट से दिए हुए हैं तो वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ये कह सकते हैं कि, और ये खास करके ये जनरल OBC वाले स्टूडेंट के लिए लागू होता है। SC ST या जो भी आरक्षण लेने वाले जो भी उसके अंतर्गत आते हैं उनके ऊपर यह नियम शर्त जो वो लागू नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो है शारीरिक माप का, जो भी आपका हाइट वगैरह है वो सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे जनरल के लिए जो 160 सेंटीमीटर रखा गया है, जबकि चेस्ट उसका जो है वो न्यूनतम 81 सेंटीमीटर रखा गया है। हालांकि इसमें 5 सेंटीमीटर जो वो एक्स्ट्रा ये सब जो है वो देने का रहता है। बाकी का सबका यहाँ पे देख सकते हैं, सबका अलग अलग अपना ये हाइट वगैरह दिया हुआ है। आगे अगर बात करें इसमें आयु सीमा की, तो आयु सीमा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आयु सीमा उक्त पदों पर के संदर्भ में उम्र गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जाएगी। यहाँ पे 1/8/2022 जो वो न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि है। अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/8/2022 रखा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यूनतम आयु सीमा जो है वो आपका कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अगर आप जनरल से हैं तो 25 वर्ष से अगर आपका अधिक हो जाता है तो तब आप जो है वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो ये भी ध्यान रखना है कि 18 से 25 वर्ष के बीच में जनरल के लिए भर सकते हैं। OBC के लिए यहाँ पे 2 वर्षों का एक्स्ट्रा छूट दिया गया है, जबकि SC ST ये सब कैंडिडेट्स के लिए जो रखा गया है, और महिला के लिए जो रखा गया है इसमें महिला के लिए वो 28 वर्ष रखा गया, जबकि SC ST महिला एवं पुरुष के लिए 30 वर्ष इसमें जो है वो आयु सीमा रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पे दिया गया कि भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित प्रमाण पत्र यथा समय आयोग द्वारा मांग की जाएगी, जिसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक वगैरह है तो उसको 5 वर्ष की अधिकतम सीमा जो वो छूट मिलेगा। तो यहाँ पे इस सभी चीज़ों को आप देख सकते हैं, ये सारा चीज़ यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, आप इसको पूरे अच्छे से पढ़ लेंगे। जो भी जरूरी चीज़ है उन सभी चीज़ों को हम बता दे रहे हैं।
इसके बाद जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है शायद जो भी स्थानीय वगैरह जो भी है, जो भी जाति प्रमाण पत्र है, वो लगभग आपका जो सचिवालय का है, जो सीजीएल का आपका मांगा गया है, उसी के अकॉर्डिंग सारा चीज़ यहाँ पे लगभग रखा गया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल हम नहीं जाएंगे। जाति प्रमाण पत्र वगैरह भी सारा चीज़ लगभग सेम ही है। जो आपका जैसे सीजीएल में जिस तरह से मांगा गया उसी तरह से इसमें भी लगभग जो वो रखा गया है। अब हम इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम थोड़ा सा इसका देखते हैं कि कैसा इसका सिलेबस है और किस तरह से इसका जो परीक्षा का स्वरूप होने वाला है वो किस आधार पर होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए परीक्षा का स्वरूप किस तरह से होगा। सबसे पहले आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, यानी सबसे पहले आपका जो वो फिजिकल होने वाला है। सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका रिटेन होगा और फिर आपका मेडिकल होगा। पहले क्या था, जब 2019-20 में जब इसका एग्जाम हो रहा था तो उस टाइम क्या था कि पहले रिटेन एग्जाम लिया जा रहा था, उसके बाद इसमें जो वो फिजिकल कराना था। लेकिन अब क्या है कि हेमंत सोरेन का एक स्टेटमेंट भी आया था जो काफ़ी ज़्यादा विवाद भी बना था कि जो ताड़ के पेड़ पे जो सबसे पहले चढ़ जाएगा उसे जो वो नौकरी दी जाएगी, या तो पहले के ज़माने में ऐसा होता था कुछ करके ये ऐसा स्टेटमेंट दिया गया था, जिसको कई लोगों ने कह सकते हैं कि नकारा भी था और कई लोगों ने लताड़ा भी था। तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। खास करके यहाँ पे जैसे बोला गया है सबसे पहले फिजिकल होगा, उसके बाद रिटेन होगा, फिर उसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा। आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले फिजिकल होगा तो इसमें कितनी और किस तरह के फिजिकल जो है वो इसमें लिया जाएगा। तो फिजिकल की अगर बात करें तो यहाँ पे एक एक करके हम सभी चीज़ को देख लेते हैं, उसके बाद फिर इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे, उसके बाद हम इस सिलेबस को हम देखने वाले हैं। तो अगर बात करें फिजिकल की, अगर बात करें हम फिजिकल का, तो सबसे पहले एक एक करके सभी चीज़ों को हम देख लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे। तो शारीरिक दक्षता आपको ये सभी याद रखना है कि शारीरिक दक्षता सबसे पहले फिजिकल होगा यानी दौड़ होगा। दौड़ में जितने भी सफल अभ्यर्थी होंगे उसको फिर जो वो रिटेन एग्जाम में शामिल किया जाएगा और शामिल होने वाले फिर यहाँ से जो पास करते हैं उसको फिर मेडिकल जाँच के लिए भेजा जाएगा। आइए हम एक एक करके सभी चीज़ों को हम देखते चलते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे इन सभी चीज़ों को आप देख लेंगे, आराम से पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखते ही चलते हैं। अब आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जब आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद रिटेन एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगा, और लिखित परीक्षा में जो है वो आपका 3 पेपर होने वाला है, पत्र 1, पत्र 2 और पत्र 3। पहला पेपर जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश का जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। हिंदी आपका 80 प्रश्न होगा और अंग्रेजी का 40 प्रश्न होगा। ये दोनों एक मिलाकर के 120 प्रश्न होंगे। इसमें आपको 30% लाना है, यानी 12 या 36, अगर 36 प्रश्न आप सही कर लेते हैं 120 में से तो आप यहाँ से क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन ये याद रखेंगे 30% आपको लाना अनिवार्य है, नहीं तो आपका आगे का पेपर 2 और पेपर 3 आपका चेक ही नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे आपको कम से कम 36 प्रश्न आपको कह सकते हैं कि आपको यहाँ पे करना पड़ेगा सही, तभी आप या अगले पेपर में जो है वो आपका जांच किया जाएगा। पेपर 2 अगर बात करें तो यहाँ पे क्षेत्रीय जनजातीय भाषा के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, जो आप सभी इन भाषाओं को देख सकते हैं। यहाँ से आपके कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। यहाँ से 100 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, जो भी आप रखते हैं, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, कुड़ू, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, जो भी आप भाषा रखते हैं। उसके बाद पेपर 3 में अगर बात करें तो पेपर 3 ये जनरल पेपर होने वाला है आपका, और इसमें जो वो जीएस का जीके का क्वेश्चन जो होगा वो 40 क्वेश्चन, झारखंड जीके का क्वेश्चन होगा 50, और जनरल साइंस के प्रश्न 20 होंगे और 10 जो है वो मैथ के प्रश्न होंगे। टोटल 120 प्रश्न यहाँ से भी होंगे। इसके लिए भी आपको क्या कि 2 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 2 घंटे में आपको 120 प्रश्नों को हल करना है। और इस याद रखेंगे पेपर 2 और पेपर 3 ये दोनों भाषाओं को दोनों पेपर को जोड़ करके पेपर 2 और पेपर 3 ये परीक्षा में न्यूनतम अर्धांक 30% होगा। न्यूनतम कम से कम इतना लाना है, और यही दोनों पेपर को जोड़ करके आपका जो वो मेधा सूची यानी जो आपका मेरिट लिस्ट बनता है वो तैयार होगा इन्हीं 2 पेपर को जोड़ करके। प्रत्येक पत्र की परीक्षा जो वो इसकी अवधि 2 घंटा रखा गया है, यानी 120 मिनट जो वो हर पेपर के लिए आपको मिलेगा। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम आपने देख लिया कि क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा। जैसे अगर बात करें सिलेबस की तो हिंदी अनुच्छेद पर आधारित 20 प्रश्न होंगे और व्याकरण से संबंधित 60 प्रश्न होंगे। उसी तरह से अंग्रेजी में 40 प्रश्न है, तो यहाँ पे अनुच्छेद यानी पैसेज से 20 प्रश्न होंगे और 20 जो वो ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर से होगा। ये आपको क्वालिफाइंग करना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। क्षेत्रीय भाषा में अगर बात करें जनजातीय भाषा में, तो स्पेशली हम बात करते हैं खोरठा को, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे स्टूडेंट जो वो खोरठा रखने वाले
छात्र हैं तो खोटा सिलेबस हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, बाकी सिलेबस आप देख लेंगे। इसका पीडीएफ हम लिंक इसका या तो पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देंगे, आप वहां से सभी चीज़ों को देख लेंगे। खोटा में अगर बात करें सबसे पहले गद्य भाग में, तो गद्य भाग में कहानी, एकांकी, नाटक, लघु उपन्यास, ये सारा चीज़ आपको पढ़ना है, जिसमें से खोटा गद्य पद्य संग्रह, प्रकाशक खोटा साहित्य संस्कृति परिषद, ये आपको पढ़ना है। और दूसरा जो पढ़ना है वो दो डायर जिरहुल फूल, ये सारा आपको पढ़ना है गद्य भाग में। व्याकरण में अगर बात करें तो संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, निर्णय, मुहावरा, कहावत, ये सभी चीज़ यहाँ पे पढ़ना है। हालांकि आप ऐसा नहीं है कि अगर काल यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो जरूरी नहीं कि काल से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अगर आपको खोटा ग्रामर बोल दिया गया है तो खोटा व्याकरण आपको टोटल पढ़ लेना है। जरूरी नहीं कि जो चीज़ आपका सिलेबस में इंडिकेट किया है वहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। खोटा ग्रामर लिख दिया यानी ग्रामर से आपके कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला अगर बात करें, इसके लिए सहायक पुस्तक भी यहाँ पे दिया हुआ है। खोटा सहित सदानिक व्याकरण ए.के. झा के पुस्तक है, और खोटा व्याकरण डॉक्टर लेखक वासुदेव महतो, ये दोनों पुस्तक यहाँ पे सहायक होने वाला है आपका, इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। निबंध समसामयिक विषय पर जैसे सहायक ग्रंथ है खोटा निबंध संग्रह, और संपादक मंडल है कुमार शशि, डॉक्टर विनोद कुमार और डॉक्टर बी.एन. ओहदार। खोटा निबंध डॉक्टर बी.एन. ओहदार की पुस्तक है, ये भी आपको पढ़ना है। तो खोटा का सिलेबस ये आपका कुल मिलाकर ये सिलेबस है, ये आपको कवर कर लेने हैं, और यहाँ से आपके टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। अगर आप एक प्लान के तहत अगर आप पढ़ लेते हैं तो यहाँ से अच्छे से 90 to 95 तक प्रश्न जो है वो यहाँ से आप जो है वो आसानी से सही कर सकते हैं, अगर एक सही प्लानिंग के तहत यहाँ से कवर किया जाए तो। और जल्दी हम इसका क्लास जो वो स्टार्ट करेंगे। अभी तो फिलहाल झारखंड सचिवालय का यानी जेएसएससी सीजीएल का क्लास चल रहा है खोटा का, और साथ ही साथ ग्रामर दोनों में पढ़ना है। तो ग्रामर तो कॉमन पार्ट होता है, चाहे वो किसी भी एग्जाम हो। अगर ग्रामर पढ़ना है खोटा ग्रामर तो सबके लिए कॉमन है। थोड़ा सा कहानी और जो भी ये सब दिया हुआ है ये सब थोड़ा अलग अलग पढ़ना है, तो इसको हम देख लेंगे। लेकिन खोटा जो व्याकरण है ये आपका दोनों का कॉमन है, तो आप ये चीज़ को आप कवर कर सकते हैं आसानी से। तो ये सारा सिलेबस था, इन सभी सिलेबस को आप अच्छे से कवर कर लेंगे, और यहाँ से जो भी किसी तरह का दिक्कत होता है आप आसानी से आगे बता देंगे। और साथ ही साथ पेपर 3 का सिलेबस भी यहाँ पे सारा चीज़ वेल डिफाइंड दिया हुआ है, क्या क्या आपको पढ़ने हैं क्या नहीं पढ़ने हैं, तो ये सभी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। आइए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जैसे हमने फिजिकल का बात कर रहा था कि फिजिकल में आपको किस तरह से कितना दौड़ किया जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ कि मात्र पुरुष अभ्यर्थियों के सीने की माप की जाएगी, अभ्यर्थियों के शारीरिक माप कंडिका 6 के अनुरूप। जैसे पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर दौड़ है, 1 घंटे में 60 मिनट आपको मिलेगा, और आपको 10 किलोमीटर इसके लिए दौड़ना है। तो 60 मिनट का टाइम मिलेगा आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है, और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर 40 मिनट में। शारीरिक दक्षता परीक्षण के प्रपत्र के रूप में विवरणिका के साथ संलग्न है, ये आपका देख लेंगे। उसके बाद जो वो आपका मेडिकल जांच होगा। तो सबसे पहले आपका फिजिकल यानी दौड़ हो जाएगा, 10 किलोमीटर आपको दौड़ना है 60 मिनट में पुरुष के लिए, और मेल के लिए जो वो 40 मिनट का टाइम दिया है। जब आप यहाँ से दौड़ में पास कर जाते हैं, सीना वगैरह जो भी आपका फिजिकल जो भी मांगता है वहाँ पे सारा फुलफिल हो जाता है। उसके बाद आपका जो है इसका जो भी 15 गुना 20 गुना ये सारा चीज़ लेगा एग्जाम में, फिजिकल रिटेन एग्जाम में, तो वहाँ पे आपको रिटेन में भेजा जाएगा। फिर रिटेन एग्जाम आप जिस तरह से पास करते हैं उसका 3 गुना शायद बोला गया, 3 गुना जो है वो बोला गया है कि वहाँ पे आपका मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद मेडिकल में जो फाइनली पास करते हैं उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, और आपका फाइनल रिजल्ट जो वो पब्लिश किया जाएगा। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, और इस तरह से मेधा सूची जो यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे तैयार किया जाएगा, इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। न्यूनतम यहाँ पे दिया हुआ कि कम से कम आपको इतना प्रतिशत लाना है, लेकिन ये सभी सिर्फ कह सकते हैं कि एक ऐसा सिर्फ रूल सिर्फ बनाया गया है। ऐसा नहीं कि 40% आप नहीं लाएंगे उससे कम लाएंगे और आप पास कर जाएंगे, ये होता है नहीं। क्योंकि अभी का जिस तरह का लेवल है एग्जाम का और जिस तरह से कंपटीशन है उसके अनुसार से यहाँ पे 70 और 80% लाने वाले भी जो वो फाइनल ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे 40% की तो बात ही नहीं आता है। तो ये सब चीज़ सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ है, इसमें बात ही नहीं करना है। उसके बाद बाकी का आपका प्रमाण पत्र, ये नियुक्ति वगैरह कैसे कैसे क्या होगा, इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। बाकी का आई होप आप सभी को जो भी इसमें महत्वपूर्ण चीज़ था वो सभी चीज़ आप समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आप ये देख लें, यहाँ पे दिया हुआ है माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दायर WPS नंबर ये दिया हुआ है रमेश हांसदा एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य में एवं
एवं अन्य में पारित अंतिम आदेश से इस विज्ञापन के अंतर्गत की गई अनुशंसाएं नियुक्तियां प्रभावित होंगी। तो ये निश्चय ही कहीं ना कहीं ये हाईकोर्ट में इसका भी मामला चल रहा है। अगर किसी तरह से आगे पीछे होता है तो इसमें भी जो नियुक्ति जो वो बाधित हो सकता है। जैसे हमने बताया था कि एज को लेकर, तो एज को लेकर भी यहाँ पे हाईकोर्ट में बात चल रहा है। हो सकता है कि इसमें बात चले और आगे जिस तरह से जेएसएससी सीजीएल में फाइनल डिसाइड किया गया उसी तरह से इसमें भी संशोधन की उम्मीद जो है वो की जा रही है। तो आगे देखने वाली बात होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए, और इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। हमारा विश्वास और आपका विश्वास एक साथ इसी तरह से बनाए रखें। निश्चय ही आगे आने वाले समय में यहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो आप सभी को एक बार फिर से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।